हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नाइन्थ एनसीईआरटी की जो बुक है उसके क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं। हमने पेज नंबर 6 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन पहले कर लिए थे और आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 9 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन। पीटी नंबर पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 7 कर ही लिया है, तो आपको मैं समझता हूँ सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो ही गए होंगे। तो आइए आज देखते हैं पेज नंबर 9 निकालें एनसीईआरटी की बुक के। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। पहले क्वेश्चन करें फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। देखो भाई, टेम्परेचर को बदलने वाले जो सूत्र हैं वो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। सेल्सियस में बदलवाता है, कभी केल्विन में बदलवाता है। तो आइए उस सूत्र के द्वारा हम दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं। किस तरह से कर रहे हैं देखें। पहला है ए नंबर है इसका K बराबर C सेल्सियस प्लस 273। हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, 273। तो ये केल्विन है, केल्विन बराबर सेल्सियस तापमान है, ये केल्विन का तापमान है, ठीक है। ये प्लस 273। अब इसमें जो केल्विन में ताप दिया है तो हम केल्विन के नीचे लिख देते हैं। तो केल्विन में कितना लिया है 300, तो लिख दो भाई 300, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख दिया 300 बराबर सेल्सियस में निकल जाएगा 273। ओके, ये C यहीं छोड़ें और 273 यहाँ लिया है तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 273। ओके, क्या रह गया C। अब ये डिग्री सेल्सियस में निकलेगा ताप में। 300 में से 273 घटाओ तो कितना रह जाएगा 27, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस ही तापमान आ जाएगा। ओके, एक टेम्परेचर तो हमारा ये आ गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा सवाल है इसका बी नंबर का। बी नंबर को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र भी यही है, K बराबर केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273 है। क्या होगा, ये दे रखा 573, मतलब 573 बराबर 273 प्लस C है, ये है 273 इधर ले आएंगे। बहुत ही मज़ेदार छोटे छोटे सवाल हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। बराबर डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगा टेम्परेचर। 573 में से 273 घटा लो, 3 में से 3 गया 0 हो गया, 7 में 7 गया 0 बचा, और 5 में से 2 गया 3, तो ये हो गया 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सेल्सियस में निकल जाएगा तापमान। इस तरह से दोनों आंसर आपके कंप्लीट हो गए होंगे। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं क्या आएगा। ये समझ में आ गया अच्छे ढंग से। निम्नलिखित, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। देखिए भाई, भौतिक अवस्था आप जानते हैं कि कभी जल गैस में बन जाता है, कभी बर्फ बन जाता है, कभी लिक्विड रहता है जल। तो अब जल को हम देखेंगे। पहले 250 डिग्री सेल्सियस से करने से पहले हम इस वाले को सोचें 100 डिग्री सेल्सियस में। देखिए, जब हम वहाँ की बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ बनाऊँ थोड़ा सा चित्र, देखो हम भगोने की बात कर रहे हैं। जब भगोने में हम जल गर्म करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, होता क्या, ये पानी है और पानी को गर्म कर रहे हैं। तो इस समय पानी है भाई, लिक्विड है ये, ठीक है। बात लिक्विड अवस्था है इसकी, सीधी सी बात है। ये यहाँ बना के देखें ना इस जगह, चलो यहाँ देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये देख लेते हैं, आपको चित्र बनाना नहीं है, एक समझना है। ओके, देखो ये हमने क्या काम करा, एक गरम कर दिया, पानी गरम कर रहे हैं। तो पानी धीरे 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 टेम्परेचर उसका बढ़ता है। ये तो है नहीं कि एक साथ बढ़ जाएगा टेम्परेचर। जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये अब वाष्प बनना शुरू होगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब है ये 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, तब ये वाष्प में बदलना, मतलब गैस में बदलना शुरू होगा। वाष्प में, किस में बदलना शुरू हुआ, भाप में। आगे समझे, भाप में बदलना शुरू हुआ। लेकिन ऐसा तो है नहीं सारा का सारा पानी एकदम भाप में बदल गया। तो कुछ और देर चलाएं, चूल्हा और जलाएं। तो ये अभी पानी है, पानी सारा का सारा भाप में नहीं बदला, इसको तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, धीरे धीरे बदल रहा है। तो इस समय जल भी है और भाप भी है, दोनों ही अवस्था है इसकी 100 डिग्री सेल्सियस पर। समझ में आ गई। तो ये कहलाएगा जल वाष्प। तो आइए अब देख लेते हैं
बी नंबर क्वेश्चन को आंसर करना है पहले। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव और बाष्प दोनों अर्थात जल वाष्प अवस्था में रहेगा। ये नहीं है कि खत्म हो गया, टोटल वाष्प में बदल गया। 100 डिग्री सेल्सियस, भाई आप देख रहे हैं चूल्हा जो धीरे धीरे जलाते हैं हम, जलाते पे ऐसा तो है नहीं सारा पानी एकदम उड़ गया, बल्कि धीरे 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 की प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसा होता है तभी उड़ना शुरू होता है धीरे धीरे। ये मालिक्यूल इसके क्या होते हैं, फिर उड़ना शुरू हो जाते हैं, उड़ना शुरू हो जाते हैं ये। अब यहाँ पर जब वाष्प बना तो उस समय दोनों ही हैं, जल भी है और वाष्प भी, इसलिए इसको जल वाष्प कह रहे हैं हम। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव और वाष्प दोनों अर्थात जल वाष्प अवस्था में रहेगा। इसमें जल और वाष्प अवस्था इसकी कहलाएगी, ठीक। अब आते हैं हम ए नंबर के क्वेश्चन पर कि 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या हाल होगा। जब भाई 100 पर आकर के ये वाष्प बनना शुरू हो गया है तो 250 पे क्या स्टीम बन जाएगी, बहुत तेज गैस बनेगी और इसका टेम्परेचर 250 पर टोटल की टोटल क्या गैस में आ जाएगा, वहाँ जल नहीं रहेगा बिल्कुल भी। ओके, तो क्या जल 250 डिग्री सेल्सियस पूरी तरह से वाष्प अर्थात गैस अवस्था में बदल चुका होगा। ओके, पूरी की पूरी तरह से किसमें, गैस में वो बदल जाएगा। ओके, समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। इस वाले से आपको ज़्यादा आइडिया लगाएगा और ये फिर बाद में क्लियर हो ही गया होगा। ओके, घबराए नहीं बिल्कुल भी। प्रश्न नंबर आप 3 देखेंगे। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। देखो भाई, आप जानते हो हमने इससे पहले वाले टॉपिक पे भी चर्चा की है। मैं यहाँ पर आई बटन पे ये लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ चेक कर सकते हैं। अवस्था, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, ये वाला टॉपिक था। ये आई बटन पर आपको यहाँ चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा। वहाँ पर हमने क्या सीखा था कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में आता है और द्रव किस में बदलता है, गैस में, तो उस दौरान टेम्परेचर समान रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हुआ क्या होगा, देखो भाई बताएं। जब कण हैं किसी भी पदार्थ, जैसे ठोस की बात कर रहे हैं, ठोस के जो कण हैं वो बहुत पास पास में होते हैं। तो इस समय किसी भी पदार्थ की अवस्था हो रही है, मतलब चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, इससे कोई मतलब। तो हम ठोस को लेके चल रहे हैं, आपको एकदम समझ में आएगा। इस समय हम टेम्परेचर दे रहे हैं, इसे टेम्परेचर दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या ये पिघलना शुरू हो जाएगा, ये गलना शुरू हो जाएगा और ये लिक्विड में आ जाएगा। ये क्या आ गया, लिक्विड में। अब ये अणु इसके दूर हो गए थोड़े से। तो ऐसे में क्या हुआ है कि जो कण हैं वो, उनके साथ जो बॉन्डिंग है अर्थात जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं तो वो आकर्षण बल तोड़ना शुरू कर देता है। कौन, ये ऊष्मा जो दी गई है, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो देखो ये ठोस है और ये किस में बदल गया, लिक्विड में बदल रहा है ये। तो ऐसे में जब हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, तो एक कण से दूसरे कण के बीच में जो आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें टेम्परेचर एनर्जी हमारी खर्च हो रही है, ना कि इस पूरे सिस्टम को गर्म कर रही है, ठीक है। नहीं, इसमें ज़्यादा खर्च हो रही है एनर्जी, तो वो बदल रहा है, फटाफट बदल रहा है। और जब तक ये टोटल का टोटल ठोस जो है वो द्रव में नहीं बदल जाता, तब तक इस पूरे का टेम्परेचर अप नहीं होगा। तो जो एनर्जी है, जो ऊष्मा है, वो किस में खर्च हो रही है, इन दोनों की, कणों से कणों के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो बंध है, अर्थात जो अट्रैक्शन बल है, जो आकर्षण बल है, उसको कमज़ोर कर रही है। कमज़ोर करने में ही वो ऊर्जा खर्च हो रही है, अर्थात उसी को कहते हैं हम गुप्त ऊष्मा। जो अंदर के कणों के बीच में एनर्जी लग रही है, ऊष्मा लग रही है, उसे कहते हैं हम गुप्त ऊष्मा। तो चलिए देख लेते हैं। जब पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है तो इस दौरान पदार्थ को दी गई ऊष्मा, इसको दी गई ऊष्मा अर्थात ये गुप्त ऊष्मा है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण, पदार्थ का जो कण है, एक कण से दूसरे कण के बीच के जो आकर्षण बल है, मैं बाहर निकाल कर दिखा रहा हूँ, देखो ये है ना, एक कण है, तो इसमें तोड़ने में लगेगी ऊर्जा, इसके कणों में तोड़ने में लगेगी ऊर्जा, जो यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है, ये इन दोनों के बीच में, कणों के बीच में आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। इसलिए पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान समान अर्थात स्थिर रहता है, ठीक है। इसमें खर्च हो रही है, किसमें,
पदार्थ के जो कण हैं, कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसमें खर्च हो रही है। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, एक में समझाऊँ। देखो इस तरह से आकर्षण बल इधर की तरफ से इधर, इधर की तरफ से, तो इनमें लग रही है ज़्यादा, इस में खर्च हो जा रही है। इस पूरे सिस्टम को ना करके एक को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें खर्च हो जा रही है और उसका तापमान स्थिर रहता है। ओके, समझ में आ गई होगी बात ये। चलिए हम नंबर 4 पढ़ते हैं। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। देखिए भाई, हम गैस की बात कर रहे हैं। जब हम चूल्हे पर, जब कुकर में पानी गर्म करते हैं तो हम इंतज़ार करते हैं कि कुकर का ढक्कन धीरे धीरे हम निकाल लें। पानी गर्म के कुकर का ढक्कन जो है हम जल्दी से खोल लें, तो जल्दी नहीं खुलता। उससे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर ये पहले भी बात मैंने आपको बताई थी कि कुकर को हम क्या करते हैं, यहाँ पानी डाल दें, मतलब ठंडा कर दें अपना, अर्थात उसका टेम्परेचर डाउन कर दें। तो डाउन कर दें तो उसके जो कण हैं ना वो पास पास आ जाते हैं। जब पास पास आ जाते हैं तो वो हम जानते हैं कि भाई गैस के कण जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और जब पास पास आ जाए तो इसका मतलब वो कैसे हो जाएंगे, लिक्विड की तरह काम करने लगेंगे। लिक्विड का मतलब है वो द्रव अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। अर्थात हम ये कहेंगे कि जो वायुमंडल की जो गैसें हैं या गैसीय अवस्था, उसको हम द्रव में बदला जाए तो उसके कण भाई पास पास होने चाहिए, तभी वो द्रव में बदल सकती। बात सही है नहीं? द्रव में बदलने के लिए हमें कण को उनके पास पास लाना होगा, लेकिन पास पास जब ही आ सकते हैं जब जो कुकर के अंदर गैस थी उसको हम बाहर निकाल कर रख देते हैं कुकर को, ताकि इंतजार करते हैं, ठीक है, कि ठंडा ना हो जाए। ठंडा ना हो जाएगा तब तक उसका गैस का ढक्कन खुलेगा नहीं। ओके, यही तो मतलब। तो हम इस पर एक जग पानी जो डाल दें, एकदम ठंडा कर दें, ढक्कन एकदम खुल जाएगा। ये करके आप देख सकते हैं घर पे अपने। तो हम टेम्परेचर को कम करके उसके अंदर जो गैस थी वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। इस क्रिया को हम संघनन भी कहते हैं या कंडेंसेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा वाला, या दाब को बढ़ा करके, भाई दबाएं दबाएं, गैस बहुत दबाएं, दबाते चले जाएं तो उसके कण जो हैं पास पास आ जाएंगे। और हमारा, हम जानते भी हैं ना कि ठोस से थोड़े से दूर होते हैं ना द्रव के कण, लेकिन गैस वाले कणों से तो थोड़े से पास में होते हैं। गैस के कण तो दूर दूर हैं और द्रव के कण थोड़े से पास में हैं, और जो ठोस के कण हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम सटे हुए होते हैं, होते नहीं होते हैं, इस तरह सटे हुए होते हैं। तो जो हल्के से दूर हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये वाले जो कण हैं ना, ये वाले कण पास में आ जाए। जब पास में आ जाएंगे तो द्रव की तरह हो जाएंगे, द्रव के बराबर दूरी ले लेंगे और वो फिर द्रव अवस्था में बदल जाएगी टोटल गैस। तो गैस को ही तो बदलना चाहते हैं हम। किस में? कोई सुझाव पूछना चाह रहा है आपसे कि जो वायुमंडलीय गैसों को द्रव में हम कैसे चेंज करें। तो बताएंगे नंबर 1, तापमान को कम करके और दबा करके, ठीक है, दबाव डाल करके। तो दबाव नंबर 1 है गैसों के तापमान को कम करके, जिससे कणों की गति ऊर्जा कम हो जाती है और कण पास पास आ जाते हैं या कण पास आ जाते हैं। देखिए भाई, जब हम जानते हैं कि गैस, आप खुद ही देख लो ना कि जब गैस ख़त्म होने वाली होती है, गैस को जल्दी जलाया जाता है, मतलब जल्दी तेज़ चले गैस, तो हलवाई जो है ना, पता है, एक भगोना लेता है, उसमें गर्म पानी करता है, सिलेंडर को वहाँ रखता है, बहुत तेज़ गैस फिर दौड़ने लगती है, बहुत तेज़ चलती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसका टेम्परेचर कम कर दें, जिससे कणों की गति ऊर्जा कम हो जाएगी, और गति ऊर्जा कम हो जाएगी तो कण पास पास आ जाएंगे, और सीधी सी बात है वो किस में, द्रव में बदल जाएगी गैस। ओके, समझ में आ गई होगी बात। फिर अगला है गैसों के दाब को अधिक करके, मतलब गैस का दाब भी अधिक करके, जिससे कण हमें पास पास चाहिए तो पास पास आ जाते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि परिणाम स्वरूप गैस द्रव में बदल जाती है। 2 कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है कि जिससे हम गैस के कणों को पास लाएं टेम्परेचर को कम करके और दबाव को बढ़ा करके। चलिए ये चित्र वगैरह ना बनाएं, ठीक है। ये और ये जो आंसर है, ये आंसर आप इस पहले जो क्वेश्चन है उसी के नीचे लिखें। मैंने जगह कम होने की वजह से उधर लिख दिया, ठीक है। आपको ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्लियर समझ में आई होगी। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।